अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिक। एक तरफ जी इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, पूरी कौम इस वक्त क्रिकेट मैच देखने में लगी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ आज जो ताकतवरों के साथ हुआ है, यानी मैंने आपको कल भी बताया था कि अब ये जो जंग है ना, ये जो एक जंग बनाई जा रही थी कि पीटीआई वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, अब ये जंग जा रही है फौजी एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस अदलिया। कि जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के जज अमजद रफीक का फैसला जूते की नोक पर रखा गया, हालांकि ये इतना तगड़ा और इतना बड़ा फैसला था कि कोई एजेंसी, कोई अदारा, एफआईए, नैब किसी भी केस के अंदर चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार नहीं कर सकती। इवन अदालत ने कहा कि पुलिस खुद जाए और अदालत की सिक्योरिटी पर मामूर जो अमला है वो जाए और चौधरी परवेज इलाही को लाहौर जहूर इलाही रोड पर जो उनका घर है वहां पर छोड़ के आए। अब वहां पे आपने देखा कल जो कुछ हुआ कि चौधरी परवेज इलाही को सादा कपड़ों के अंदर लोग आते हैं, एक मखसूस तरह की उनकी कटिंग होती है, मुंह पर मास्क लगाया होते हैं, वहां से उठा के ले जाते हैं। उसके बाद उनकी अहलिया की जानब से तौहीन अदालत का जो है वो मुकदमा दायर किया जाता है, दरखास्त दी जाती है। और ये मेरे ख्याल से वसीम मलिक साहब मेरे साथ मौजूद है, ये सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, रिपोर्टर हैं, सहाफी हैं। तो मलिक साहब, ये मेरे ख्याल से अदलिया के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा था कि यार आपने इतना सख्त फैसला दिया, उन्होंने जूती की नोक पे रखा। बहरहाल अब वो जो जज है अमजद रफीक साहब, उन्होंने एक्शन ले लिया है। इस पर बात करते हैं और फिर ये मरियम नवाज और जो ग्रुप खान के खिलाफ साजिश कर रहा है उस पर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जरा इस पे आए। अच्छा, आपने ना फैसल भाई अदलिया के मुंह पे तमाचे की बात की। बदकिस्मती से, बड़ी माजरत के साथ, अदलिया, हमारी अदलिया को इन तमाचों की आदत पड़ चुकी है। अगर इन्हें ये तमाचे ना लगे तो शायद इनकी रोटी हजम नहीं होती। पिछले 1-1.5 साल से, छोड़ दे सियासी महाज पर क्या हुआ, इंसानी हकूक के हवाले से अगर देखा जाए, रूल ऑफ लॉ के हवाले से अगर देखा जाए तो बड़ा बदतरीन साल था। और इसमें मैं ये समझता हूँ, हमने अदालतें कवर की हैं कि ये अदलिया खुद स्पेस देती गई है और वो जो बंदूकों वाले हैं, जिनके पास बंदूक की पावर है, जिनके पास बूटों की पावर है, वो आगे बढ़ते गए हैं। हमने ये भी लम्हे देखे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस कहते थे, जज्बाती हो जाते थे, आंखों से आंसू टपक पड़ते थे और कहते थे कि आप बाहर जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वरना आपको इन्होंने नहीं छोड़ना। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है, अगर जजेस के फैसले पर अमल नहीं होता, जजेस के पास एक कलम है, उन्होंने उससे फैसला लिखना है, अगर फैसले पर अमल नहीं होता तो फिर आप ये नौटंकियां करने की बजाय इस्तीफा दें और घर जाएं। आपके ऊपर अगर कौम के कोई पैसे लग रहे हैं तो वो किसी और मद में, अगर बिजली की कीमतों में रिलीफ ही मिल जाएगा उससे। तो अगर अदलिया काम नहीं करती, मगर इससे आपने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में ये मैटर लग चुका है। यहाँ पर जो मैं कानूनी तौर पर देखता हूँ, अगर उस हवाले से थोड़ी सी बात करें तो ये थोड़ा एक लूप होल जो कल के फैसले में रखा गया था। अब देखिए, इस्लामाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनकी 3 MPO के तहत उन्होंने उठाया, उन्होंने जो आर्डर किए उसके तहत इस्लामाबाद की इंतजामिया ने दोबारा गिरफ्तार किया। अगर टेक्निकली देखा जाए तो लाहौर हाई कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो पंजाब की हद तक है। पंजाब में एंटी करप्शन और नैब और दीगर जितने भी महकमे थे, पुलिस थी, उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। तो अब यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार इस हवाले से केस सुन रहे हैं। आपको याद होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे शहरियार अफरीदी और अली मोहम्मद खान साहब, शानदाना गुलजार साहबा थी। अब उस पे एक तो आईजी जो बाबर सत्तार साहब थे, उन्होंने खैर बहुत ज्यादा एक तो डांटा भी। हमने देखा कि इन सब लोगों की हवाइयां उड़ी हुई थी, आईजी हों, डीसी इस्लामाबाद हों या मजिस्ट्रेट हों। अब फर्द जुर्म लगाना है उन्होंने, और वो भी मेरे ख्याल में आइंदा इसी अदालती हफ्ते में वो केस भी लगना है। तो जब उस केस को डिफेंड नहीं कर पाए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, तो फिर इस्लामाबाद इंतजामिया इस केस को कैसे डिफेंड करेगी? तो अब ये देखना है कि क्या बाबर सत्तार साहब जो एक प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे थे, अल्लाह करे कि हमारी अदलिया खड़ी हो, अल्लाह करे कि वो जो एक चैम्बर और जो बार थी ये दोनों खड़ी हों रूल ऑफ लॉ के लिए, तो वही कुछ हालात बेहतर होंगे। अच्छा मलिक साहब, एक और बात होता ये है कि 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात होती है पिछले साल, और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को शक पड़ता है कि मे बी या माइट भी हमारे फैसले पर अमल ना हो। हमने एक फैसला दिया हुआ है कि आपने वोटिंग करानी है रात 12 से पहले या डेट बदलने से पहले, माइट भी ऐसा ना हो, माइट भी वोटिंग ना कराई जाए, तो लिहाजा मुल्क की 2 बड़ी अदालतें खुल जाती हैं। यहां माइट भी या मे भी वाला काम नहीं हुआ। अगलों ने वो अमजद रफीक साहब का फैसला जूते की नोक पे रखा है, भारी सिक्योरिटी से उठा के ले गए। तो बंदयाल साहब क्यों सोए हुए हैं?
अच्छा देखिए, ये लाहौर हाई कोर्ट का मसला था, लेकिन आप बंदयाल साहब का अगर नहीं यार, देखें, वो देखें है। नहीं, मैं उस दिन के फैसले की बात कर रहा हूँ कि किधर है 14 मई वाले उस फैसले का कहाँ है कि अगर उस फैसले को भी नहीं माना गया, और जिस तरह पिछले 1-1.5 साल से हमने देखा कि जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ट्रेंड चलाया, जो कि गलत था, नहीं होना चाहिए था, उसके ऊपर तो जीआईटी भी बन जाती है, मगर उन्हीं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ जिस तरह की जुबान और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, कहीं पे भी कोई इस तरह का मैटर सामने नहीं आता। और फिर वही जजेस, मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ फैसल भाई, इसी अदलिया ने सबसे ज्यादा कसूरवार पिछले 1.5 साल में जो कुछ हुआ है ना, पाकिस्तान की अदलिया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस हों। कितनी बदकिस्मती की बात है, छोटा सा मैं आपको हवाला दूंगा कि हम 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपनी जुबान से, अगर मैं उस दिन की आपको कोर्ट प्रोसीडिंग बताऊं ना, कोई 20 से 25 बार पांचों जजेस ने जो ये कासिम सूरी साहब की रूलिंग का केस सुन रहे थे, नए इलेक्शन की बात की, नए इंतखाबात की बात की, फैसला हमारे नजदीक, तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स के नजदीक, इवन के मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लीडर्स थे, उनके नजदीक इंतखाबात की तरफ जा रहा था। अचानक से सिकंदर सुल्तान राजा साहब टपकते हैं, उस वक्त वो रमजान था, अफ्तारी के कुछ देर बाद जैसे ही फैसला सुनाया जाता है तो चीफ जस्टिस साहब पूछते हैं इंतखाबात कब करवाएंगे? जवाब होता है जब आप कहेंगे इंतखाबात करवा देंगे। नहीं, उन्होंने 7 महीने तक नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट जो अल्फाज वहां पर एक्सचेंज ऑफ वर्ड हुआ था, थोड़ी वक्त लूंगा आपको, वो बताऊंगा। चीफ जस्टिस पूछते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इंतखाबात कब होंगे? तो वो मुस्कुरा कर जवाब देते हैं कि जब आप कहेंगे इंतखाबात होंगे। फिर चीफ जस्टिस साहब पूछते हैं कि नहीं, आप ये बताइए कि आईनी और कानूनी तौर पर कब इंतखाबात हो सकते हैं? तो फिर बताया जाता है कि 5 से 6 महीने लगेंगे नई डिलिमिटेशन के लिए, इंतखाबात मुलतवी। यहाँ पर मेरा एक सवाल है, फिर उसके बाद देखा गया हमने कि पूरी वो एक रिवर्स हुआ वहां से इत्मीनान एतमाद, और वहां से शुरू हुआ और वो खाता आज तक चलता आ रहा है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कह देते कि इंतखाबात करवा देता हूं, मैं अभी करवा देता हूं, जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, जो मेरी जिम्मेदारी है, फैसला कोई और होता, क्या 2 फैसले लिखे गए थे? तो जिस तरह वो जो 7 अप्रैल से जो मामला शुरू हुआ था, वो आज तक बदकिस्मती से हमारी अदलिया में चलता आ रहा है। बहरहाल मलिक साहब, इस कौम को हुमायूं दिलावर जैसे जजों की जरूरत है जो फट्टे चुक दें आधे घंटे के अंदर अंदर। और देखे ना, एक बेशक उसने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया, फैसला तो दिया, तगड़ा फैसला है और माना गया है, अमल हुआ है उस पर। बहरहाल जी मलिक साहब, हो ये रहा है कि आज सुबह से एक ऐसी साजिश हो रही है, पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पे अभी जड़ावाला के अंदर क्या हो गया, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर यही मसल की इशू, यही ये जरा मजहबी इशू को लेकर वहां पे लाखों लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, और पाकिस्तान के अंदर छोटी सी तौहीन का शक पड़ जाए ना, बंदा मर जाता है। और इमरान खान के खिलाफ सुबह से वो जो रॉबर्टसन है, जेफरी रॉबर्टसन, जो उन्होंने वकील हायर किए, वो कहते हैं कि वो सलमान रुश्दी के भी वकील थे, तो लिहाजा ये पहले तो दुश्मन मुल्क था, वो ताता तारड़ ने कहा, और अब ये दुश्मन इस्लाम भी हो गया। ये क्या 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 बेशक। अच्छा देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है, आपने एक शख्स को जेल में डाल दिया, आप आज उसके खिलाफ इतने घबराए हुए हैं कि आपको मजहब की आड़ लेनी पड़ रही है, आपको एक झूठा बयानिया बनाने की आड़ लेनी पड़ रही है। आपका कोई भी एक्शन निगरान हुकूमत से लेकर मुल्क की फौजी स्टैब्लिशमेंट से लेकर पाकिस्तान की अदलिया से लेकर मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या तमाम जमातें हो, इमरान खान सेंट्रिक होते हैं। इनकी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इनके तमाम एक्शंस। वो शख्स जो इस वक्त अपनी कौम से खिताब भी नहीं कर सकता, वो शख्स जो पिछले 25 से 30 दिनों तक मीडिया पर एक अपीयरेंस भी उसकी नहीं आई, उस शख्स से इतने खौफजदा हैं। और इनकी मुनाफकत की इंतहा है। फैसल साहब, मैं आपको थोड़ा सा वक्त लूंगा, मैं इनकी मुनाफकत को आश्कार करूंगा। सबसे पहले ना मरियम नवाज का एक ट्वीट पढ़ लेते हैं। मामला आपने भी बता दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूके बेस्ड एक लीगल फर्म है, इंटरनेशनली इमरान खान का जो मुकदमात हैं उन्हें लड़ने के लिए उस लीगल फर्म की खिदमात हासिल की गई हैं। अब उसके ऊपर कहा जा रहा है कि उस लीगल फर्म के जो ओनर हैं वो मलून सलमान रुश्दी के हवाले से वो मुकदमे लड़ चुके हैं। उस पर अता तारड़ साहब ने जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको छोड़ दीजिए। मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर हैं वो कहती हैं, कितने ताज्जुब की बात है कि अपने नुमाइंदगी करने के लिए इमरान खान ने उसी वकील का इंतखाब किया जिसने मलून सलमान रश्दी का मुकदमा लड़ा था। यही इमरान खान का दोहरा चेहरा है। पाकिस्तान में रियासत मदीना के झूठे दावे और बाहर की दुनिया में इस्लाम मुखालिफ लाबी से मदद की अपील। सलमान रुश्दी दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आजारी का बायस है, और इन्हीं लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजबाज करना तो रियासत मदीना का दावा क्यों। नीचे जो सबसे अहम लाइन लिखती हैं वो कहती है मुनाफकत की भी हद होती है। तो मरियम नवाज साहिबा, मुनाफकत की वाकई हद होती है।
پاکستان مسلم لیگ نون، میں بحیثیت صحافی یہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جس خطرناک سطح پر اب جا کر کھیلا جا رہا ہے، تو مریم نواز صاحبہ، مسلم لیگ نون کی منافقت کی حد ہوتی ہے. مسلم لیگ نون اتنی گھٹیا جماعت ہے. اب میں آپ کو دو چیزیں بتانے لگا ہوں. سب سے پہلے جی، یہ جو جیفری رابرٹسن ہے، ان کی ہے ڈاٹی اسٹریٹ چیمبر کے نام سے لاہور کی ایک معذرت کے ساتھ یو کے بیسڈ فنڈ. اب اس میں مسلم لیگ نون کے 2 رہنما ٹھیک ہے آلریڈی اس چیمبر کی، اس وکیل کی خدمات لے چکے ہیں. اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ناصر محمود صاحب ہیں، ناصر محمود بٹ صاحب، وہ ہم نے دیکھا کہ جب سے نواز شریف کو سزا ہوئی ہے اس کے بعد وہ جو جج ارشد ملک کا واقعہ تھا، جس طرح وہ مین اسٹریم میڈیا پہ سامنے آئے اور آج کل پاکستان میں بھی آئے ہوئے ہیں، یہ جو ان کا ڈیزگنیشن ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا جو چیپٹر ہے یونائٹڈ کنگڈم کا، اس کے پریزیڈنٹ ہیں. انہوں نے سما ٹی وی، جب یہ علیم خان کی ملکیت سے پہلے ہوتا تھا، سما ٹی وی نے ایک خبر دی. اس خبر کے خلاف جو یو کے میں مقدمہ لڑا گیا سما ٹی وی کے خلاف، وہ خیر جیتا بھی اور اس پہ سما ٹی وی کو جرمانہ بھی ہوا. تو آپ کو جان کر یہ حیرانی نہیں ہونی چاہیے، ڈاٹی اسٹریٹ چیمبر یہ مقدمہ لڑ رہی تھی. جیفری رابرٹسن کی ہی وہ جو لیگل فرم ہے، وہ ناصر بٹ صاحب کا مقدمہ لڑ چکی ہے. معاملہ یہیں پر نہیں رکتا. اگین یہ دیکھیے، میرے پاس یہ ڈاکومنٹ ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو اپنے ناظرین کو بھی دکھا سکتے ہیں. فارمر پاکستان کے جو وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے ARY نیوز پہ جو رپورٹرز پروگرام ہوتا تھا صابر شاکر صاحب کا، خبر دی. صابر شاکر صاحب نے کچھ الزامات لگائے اور جو وہاں پر ARY کے خلاف مقدمہ جیتا، کس نے؟ اسحاق ڈار نے. اسحاق ڈار نے مریم نواز صاحبہ کے اپنے پارٹی کے دوسرے بندے نے اسی ڈاٹی اسٹریٹ چیمبر کی خدمات حاصل کی ہیں، اسی وکیل جیفری رابرٹسن کی خدمات حاصل کی ہیں، اور یہ دونوں مقدمات جیتے ہیں. اب مریم نواز صاحبہ بالکل منافقت کی حد ہوتی ہے، گھٹیا پن کی بھی حد ہوتی ہے. طارق صاحب، بات یہ ہے کہ ہم اب ان دو جو میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں، اس کی بنیاد پر مسلم لیگ نون کو ہم توہین مذہب پہ نہیں رگڑ سکتے. وکیل ہے، وکیل کے پاس آپ جاتے ہیں، میں ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں. اس وقت جو آپ کے 2 وکیل ہیں جو آپ نے سائفر کے مقدمے میں لیے ہوئے ہیں، ریاست کے وکیل ہیں. وہ کون ہے؟ راجہ رضوان عباسی صاحب. وہ کون ہے؟ دوسرے جو ایک جج صاحب ہیں، مجھے ان کا نام بھول گیا، ریٹائرڈ جج ہیں، وہ بھی وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں. یہ نور مقدم کیس میں ظاہر جعفر کے وکیل تھے، ریاست کے خلاف وکیل تھے، آج ریاست کے وکیل ہیں. سر خواجہ حارث بالکل بہت سارے مشالے. اچھا، سلمان صفدر صاحب، یہ کس کے وکیل تھے؟ مشرف کے وکیل تھے، آج عمران خان کے وکیل ہیں. تو جب آپ کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ماضی میں اس نے کس کے مقدمات لڑے ہیں، آپ اس کی قابلیت کو دیکھتے ہیں. سادہ سی بات ہے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر نے آج تک کتنے لوگوں کا علاج کیا ہے، کس طرح کے لوگوں کا علاج کیا ہے؟ اور پھر ابھی صدیق جان صاحب کو میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ ذاتی حملہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب جس سطح پر یہ لوگ پروپیگنڈے کو لے کر گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب مریم نواز صاحبہ اپنی سرجری کروانے یو کے جاتی ہے نا، تو وہ دیکھتی ہیں، انہوں نے پوری تحقیقات کی، پوری کوشش کی کہ یار جس ہسپتال سے میں سرجری کروا رہی ہوں، اس ہسپتال سے کبھی ملون سلمان رشدی اس کا کوئی جاننے والا تو اس ہسپتال سے ٹریٹمنٹ نہیں کروا کے آیا. تو منافقت کی واقعی حد ہوتی ہے کہ آج آپ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ توہین مذہب ہے، اور وہی عمران خان جس کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے، پاکستان کا وہ سابق وزیر اعظم ہے، اور اس قاتلانہ حملے میں بھی توہین مذہب کا رنگ دیا گیا تھا. اور اب یہ جو سائفر کا مقدمہ ہے، اب تک ضمانت کیوں نہیں ہوئی؟ پہلے 2 فیصلے آپ پڑھ لیں جو جوڈیشل ریمانڈ ہوا تھا دونوں مرتبہ، چاہے وہ 16 اگست کو ہوا یا 30 اگست کو ہوا. اس دونوں مقدموں میں جج ذوالقرنین جو حسنات ہیں، ابو الحسنات ذوالقرنین، انہوں نے ان فیصلوں میں کیا لکھا؟ ایک چیز اسٹیبلش کی گئی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں، وہ اس وقت اٹک جیل میں ہے، عدالت بھی منتقل اسی وجہ سے کی گئی ہے. تو اگر ریاست یہ مان رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے اوپر جو ان کی لائف تھریٹس بہت زیادہ ہیں، ماضی میں اس طرح کے حملے بھی ہو چکے ہیں، تو آج پوری ریاست برسر پیکار ہے. اور طارق صاحب، ایک آخری بات آپ کو بتاؤں گا کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس طرح کی جو اب آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر غریدہ فاروقی، چند اور جو نامنہاد صحافی ہیں، وہ بھی اس معاملے میں کود پڑے ہیں، اور ان کی جو ٹویٹس ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں،
اگر یہی صرف بتا دیا جائے تو شاید آپ اور میرے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گی کہ وہ جو پورا اس میں ایک لفظ تبدیل نہیں ہوتا, ایک لائن تبدیل نہیں ہوتی, کوما اور ڈاٹ تک تبدیل نہیں ہوتا, باقاعدہ سے واٹس ایپ پہ ریسیو ہوتا ہے, اور واٹس ایپ سے کہاں سے ریسیو ہوتا ہے یہ اس وقت آپ اور مجھ میں بتانے کی جرت اور ہمت نہیں ہے. لوگ ہمیں ڈرپوک چاہے کہہ لیں, مگر وہ ویسے کے ویسا لگا دیا جاتا ہے. بشرا بی بی کی کریکٹر اسیسینیشن سے لے کر ڈائری سے لے کر اس طرح کے جتنے بھی پروپیگنڈے ہیں اس میں براہ راست آپ کی ریاست ملوث ہے. لہٰذا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص کو آپ نے جیل میں بھی ڈال دیا ہے, وہ ابھی تک بھی آپ کے اعصاب پر اتنا سوار ہے کہ آپ گھٹیا پن اور پستی کی انتہا تک پہنچ گئے ہیں جس کی کوئی ابھی تک لمٹ آپ کے نزدیک ہے ہی نہیں. چلے ملک صاحب بہت شکریہ, آپ نے تو پورا وہ پوسٹ مارٹم ہی کر دیا ہے اس ساری کیمپین کا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.